दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पाचा साहब के साथ, और विषय है कि ये जो जज यशवंत वर्मा जी के वहां से उनके कहते हैं कि पीछे वाले जगह जिनका बंगलो वहां पीछे एक स्टोर रूम जैसा है, वहां से जो आग लगी वहां पे, और फिर वहां पे जो करोड़ों करोड़ों रुपयों की नोटों की गड्डी जल के खाक हुई, और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, उसी पर उनका पक्ष, उनकी जो बात है वो इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए उन्हीं को मेरे साथ जोड़ लेता हूँ। दादा साहब नमस्कार, आदाब, कैसे हैं? जी आदाब जय भीम। अब सर ये मुझे याद है कि वो आपका ही कार्यक्रम था और मैं कहीं थोड़ा निजी कामों में व्यस्त था, तो मैं उस समय बात नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर पूरा मामला चला। अब आपसे मेरी जब कल बात हुई तो आपने मुझे कुछ कहा कि, तो उसको सुन के मैं चौंक उठा था। तो मैंने कहा दर्शक भी थोड़े चौंक जाए, आपकी बात उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये जो नोट वाला मामला है सर, वो जज साहब कह रहे हैं वर्मा जी की ये हमारा पैसा तो है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा इलाका है घर का जहां पे कोई भी आता जाता रहता है। तो मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, हम तो यहाँ गुजरात में जजिस बंगलोज देखते हैं तो वहां तो पीछे का दरवाजा हो या आगे का दरवाजा हो, संतरी बैठे रहते हैं। वहां तो आप गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते, तो कोई आ जा तो सकता नहीं, ऐसे भी कोई भी कभी भी। तो सर ये है क्या, और आपका टेक क्या है इस पूरे मामले में, अगर ये आप दर्शकों को बता दें। देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा ये साफ साफ मानना है कि हमारे देश की जुडिशरी में बहुत सारे सीनियर जजेस ने रिटायर होने के बाद ये बताया कि 33% करप्शन है हर लेवल पे। जी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि 20% करप्शन है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में जुडिशरी में अब मुट्ठी भर लोग रह गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो वहां पे भी, और हाई कोर्ट हो, पूरे देश का कोई भी हाई कोर्ट हो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुट्ठी भर लोग ही जजेस शरीफ रह गए हैं, जो जिनको हम पूरी तरीके से ईमानदार कह सकते हैं। जी। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहता हूं कि अभी भी इतने बुरे हालात होने के बाद भी पॉलिटिशियन से कम करप्ट हैं जजेस। ये अच्छी बात है। ब्यूरोक्रेट से कम करप्ट हैं जजेस। जी। ये बात तथ्यात्मक रूप से मेरा मानना है। इसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। जी। और अब आप मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए, जिनको जो सरकार है पत्रकार ही नहीं मानती है, आपको यूट्यूबर्स का नाम देती है, आप जी। मुट्ठी भर लोग हो जजेस जो हैं, ये जो हमारे कन्वीनियंस मीडिया या क्रिमिनल मीडिया है, उनसे भी कम करप्ट है। मेरा ऐसा मानना है। अब मैं ये भी कह रहा हूं कैविएट के तौर पे कि दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा होता हूं सुप्रीम कोर्ट के अलावा, जी। तो ये इन जज साहब को मैं उन जजेस में से मानता था जो ईमानदार है। अच्छा। तो अब आप मेरी मनोदशा समझ सकते हैं, जब ईमानदार वाले के पास से ऐसा निकला होगा तो जो ईमानदार नहीं है उनकी क्या स्थिति होगी। बहुत सारे लोग मुझे ताना भी दे रहे हैं कि लो तुम्हारे ईमानदार जज साहब ऐसे निकले। जी। अब इसमें जो दूसरा एंगल है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, और जस्टिस खन्ना की मैं मजबूर हूं तारीफ करने के लिए कि उन्होंने शायद हम लोगों की बात सुन के या अपनी तरफ से भी एक बात तो की है कि जो भी मटेरियल दोनों तरफ का आया था वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। मैंने जी। अपने इंटरव्यूज में, और मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इस बारे में हम, क्योंकि ट्रेंड लॉयर हैं मयूर साहब, तो जी सर। किसी को भी, चाहे वो कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उसको हम कंडेम नहीं कर सकते बगैर एक फेयर ट्रायल दिए। जी। वरना हम भी वही करेंगे जो जिसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास, किसी व्यक्ति के पास सुरक्षा कवच ज्यादा मजबूत है, और वो होना भी चाहिए जजेस के लिए, मेरा ऐसा पूरा मानना है कि जजेस की जितनी सुरक्षा आज है उससे बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती।
उनको हटाया नहीं जा सकता, इम्पीच किया जा सकता है, उनके घर पे रेड नहीं हो सकती चीफ जस्टिस की परमिशन के बगैर, ये और बढ़ाने की आवश्यकता है। मगर अगर एक आयोटा ऑफ डाउट भी आ जाए तो फिर उनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा, ये मेरा मानना है। तो इस केस में भी एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी पहली छोटी सी मिसाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने दोनों का पक्ष पब्लिक डोमेन में डाल दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सारी एंड टू एंड वीडियोग्राफी से, और वीडियोग्राफी वो चीज है जिसकी वजह से सरकार हमारे केस में कानून बदल चुकी है। बिल्कुल, हर बेईमान व्यक्ति ऑडियो वीडियोग्राफी नहीं चाहेगा किसी भी कार्रवाई की, हर बेईमान व्यक्ति, ये ऐसा फॉर्मूला है। तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ये काम हुआ है तो इनको ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए, एक आम आदमी से, एक आम ब्यूरोक्रेट से, एक आम नेता से, और एक आम ये प्रेस वाले से, सो कॉल्ड प्रेस वाले से। और अगर ऐसा नहीं है तो इनकी इज्जत समेत इनको सब कुछ वापस मिलना चाहिए। लेकिन ये एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन और फ्री एंड फेयर निष्पक्ष और पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होना चाहिए। और वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन जब ही होगी जबकि वो एंड टू एंड वीडियोग्राफ होगी। अगर उसमें कोई चीज वीडियोग्राफ नहीं हुई तो फिर बेईमानी ही बेईमानी है, कोई शक के दायरे से बाहर है ही नहीं। अब जो स्थिति आ चुकी है, तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीक्रेट होता है। एक बार चार्जशीट आ गई तो इन्वेस्टिगेशन में फिर कुछ सीक्रेट नहीं रहता है, तब आप सारी वीडियोग्राफी जाए पब्लिक डोमेन में डाल दो। SC/ST एक्ट के जो केस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मैं नई बात बता रहा हूं, पार्लियामेंट ने भी यही वीडियोग्राफी की प्रोसीजर जो है SC/ST एक्ट में पारित कर रखी जी। तो ये है इसकी पैमाना। अब मैं तथ्यात्मक रूप से आ जाता हूं, और मैं फिर जो एक दूसरा खेल इसमें चालू हो गया वो भी मैं अर्ज करना चाहता हूं। तथ्यात्मक रूप से बात यही है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को एक ईमानदार जर्नलिज्म का हिस्सा मानता नहीं। आप मानते हैं? नहीं मानता। हाँ, ठीक। मैं मानता नहीं हूं, ऐसा मैंने कहा था। मतलब अभी मैं रोजा कभी अभी तोड़ा है, मगर मेरा दिमाग इतना कभी खराब नहीं हो सकता कि मैं ऐसी बात कहूं कभी। मैंने कहा ये क्या सुन लिया। नहीं, मैं मानता नहीं हूं, ऐसा बोला था मैंने। और ऑब्वियस रीजन है उसके, जो अपने आप को इसलिए पत्रकारिता का शीर्ष मानते हो, जो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं मार्केटिंग के दम पे, जो सरकारों से और दूसरे इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा जो अपने मार्केटिंग ट्रिक्स के बाद सर्कुलेशन का दिखावा करके या उसका लीवरेज बना के एडवर्टीजमेंट लेते हैं, उनको मैं बहुत ज्यादा निष्पक्षता का पक्षधर मान नहीं सकता। चलिए, फिर भी हमें, क्योंकि फ्री रहना है और फेयर रहना है और निष्पक्ष रहना है, हमें उसी चाल में नहीं फंसना है कि हमारे प्री कंसीव नोशंस हैं तो हम माने। एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की, धनंजय महापात्रा ने, मैं उनकी भी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करता हूं, दुनिया करती होगी, मैं बहुत सारी चीजें उनके बारे में भी जानता हूं। एक न्यूज आई, पूरा देश जो है बहुत चक्का रह गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसी फ्रंट पेज पे न्यूज जज का नाम डाल के कर रही है, तो हिट जॉब मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में तो सीधा आएगा हिट जॉब जी। अब हिट जॉब है, चलिए ठीक है, लेकिन है तो जवाबी कार्रवाई ना वर्मा साहब के किसी पक्षकार ने की। नॉर्मली मैंने अपने इंटरव्यूज में ये भी बोला कि चलिए ये हिट जॉब थी, तो आपने क्यों ये टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर नहीं कराई? क्योंकि ये देशद्रोह का मामला है सीधा सीधा, अगर ये झूठी हिट जॉब है। बिल्कुल। अगर ये तथ्यात्मक रूप से नहीं है तो देश की जड़ और बुनियाद पे हमला है। ये जुडिशरी पे हमला मतलब देश की सेना पे हमला, देश के निजाम पे हमला। तो वापस कोई कानूनी कार्रवाई ना तो वर्मा साहब के किसी व्यक्ति ने की, और मैंने ये सजेशन भी दी थी कि इन्हें कर देना चाहिए अगर ये कोई ये इनकी रिपोर्ट आने से पहले की बात बता रहा हूं मैं, लेकिन नहीं की। हाई कोर्ट ने नहीं की कोई। हाई कोर्ट का एक जो पब्लिक इंटरैक्शन का डिपार्टमेंट हो सकता है ना कोई, वो उसको किसी को ऑथराइज कर देती हाई कोर्ट, क्योंकि ये एक जज का मतलब सारी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मीन्स एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल। ना सुप्रीम कोर्ट ने की,
जुडिशरी की इज्जत बचाने के लिए टाइम्स नाउ ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने झूठी खबर की है, तो बैलेंस जो लॉजिक का बैलेंस जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ थोड़ा भारी हो गया कि इसमें कुछ सच्चाई है। अब जब अगले दिन भी एक फॉलोअप स्टोरी होती है, बावजूद उसके कि जो फायर डिपार्टमेंट के जो गर्ग साहब थे उन्होंने अपनी कई कलाबाजियां लगाई, हाँ भी ना भी, बिल्कुल। तो अभी जो है शक के दायरे में वर्मा साहब ज्यादा आ रहे हैं, जब तक वो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं कर देते। एक ये मेरा निष्पक्ष है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूं, ये अंदाजेबाजी है। नहीं, वो समझ रहा हूं सर। भारत के संविधान ने सिर्फ एक तरीका बताया, एक व्यक्ति कितना भी दोषी नजर आ रहा हो, उसको दोषी स्थापित करने के लिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष विवेचना, उसके बाद निष्पक्ष ट्रायल सुप्रीम कोर्ट तक, उसके बाद दोषी या निर्दोष। बिल्कुल। और हमारे पास किसी के पास राइट नहीं है। अब हम इससे भी आगे चलते हैं। अब उसके बाद जो और बड़ी घटना हुई, उससे मेरा दिमाग जो है एकदम घूम गया। अब आप देखिए जरा क्या हुआ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी आई, उसके बाद तुरंत साल्वे साहब एक सीनियर एडवोकेट हैं, मैं सीनियर एडवोकेट्स को बहुत ही हीन दृष्टि से देखता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है। मैं जो नॉन सीनियर एडवोकेट्स हैं, नॉन डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर उसी ब्रैकेट के होंगे दोनों एज एंड एक्सपीरियंस वाले, तो जो नॉन सीनियर एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और बेटर होगा। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है और उसका अधिकार है मुझे जी। तो साल्वे साहब सीनियर है, तो मैं तो थोड़ी उनकी कमी इज्जत करूंगा, लेकिन दुनिया तो बहुत करती है इज्जत, ठीक। और वो एक चीज में तो मैं भी जानता हूं ये बात, कि वो आधे घंटे की भी कॉन्फ्रेंस करने के कितनी फीस लेते हैं और ले सकते हैं, ठीक। वो अपना सब काम छोड़ के इंटरव्यू देने पे जुट गए, बिल्कुल। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे तो वो ये जज साहब के बारे में कम और कोलिजियम सिस्टम पे ज्यादा अटैक कर रहे थे, ज्यादा बात कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है आप, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो इसीलिए मैं डिटेल में बात कर भी रहा हूं, वरना ज्यादातर लोग के सर के ऊपर से जाएंगी ये सब बातें। अब मेरा माथा ठनका। उसके बाद हमारे मुकुल रोहतगी साहब हैं, वो भी इतने पैसे लेते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी कोलिजन सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं। वाह वाह, मैंने कहा वाह वाह। अब एक सेकंड के लिए पॉज लेता हूं मैं, सीनियर एडवोकेट्स को कौन अपॉइंट करता है मयूर जानी जी? गवर्नमेंट। जजेस। हाँ, जज, सीनियर एडवोकेट को जजेस करते, बिल्कुल सही बात है, ठीक। और जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? कोलिजन सिस्टम से, कोलिजन सिस्टम से होते हैं। और जो सीनियर एडवोकेट हैं वो कोलिजन सिस्टम को गाली दे रहे हैं, यानी कि अपने आप को ही गाली दे रहे हैं। जजेस ही तो बनाते हैं, जिस कोलिजन सिस्टम ने जजेस बनाए उसने आपको बनाया और आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये हिट जॉब है या नहीं है? और हम लोग सब बेवकूफ गधे हैं, हम लोग वाह वाह क्या जबरदस्त इंग्लिश में बोला, वाह 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 करेंगे बैठ के। सभी पागल नहीं है ना, और सभी इतने वो भी नहीं है कि आपके सूट और टाई और आपके रुतबे से इंप्रेस हो जाएंगे। कुछ लोग तो टेस्ट टोन पे टेस्ट करते ही है ना आपको। अब हम आगे चलते हैं। अर्नब गोस्वामी साहब ने मतलब पूरा हल्ला बोल रखा है कोलिजियम सिस्टम पे, बिल्कुल हल्ला। जिस कोलिजियम सिस्टम के जजेस द्वारा उनको ऐसी रिलीफ दी गई जो कि एक आम आदमी को मैसर ही नहीं है, और हमला पूरा बोल रखा है जैसे इनसे ज्यादा तो खैर ईमानदार आदमी ना भूतो भविष्यति हो ही नहीं सकता ना। अर्नब गोस्वामी जी के बारे में तो मैं आपसे भी लड़ाई कर लूंगा, ना कोई उनसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति पैदा हुआ है आज तक, ना हो सकता है आगे भी। एक ही चीज में मैं शास्त्री हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो, तो वो इस काम पे जुट गए। अब और मतलब कि हर कोई चीज साइड में रख के इसी पे लग गए। बिल्कुल। हाँ, अभी बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई है। एक और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी साहब को 2014 में राहुल गांधी जी को कैसे मतलब जबरदस्ती इंटरव्यू दिलवाया बनाया जाए, वो सीधी बात करते, पप्पू कैसे साबित किया जाए उसका ठेका दिया था। बिल्कुल। एक हमारे परम आदरणीय प्रातःवंदनीय है जयराम रमेश साहब, जिन्हें मैं नीच व्यक्ति, उनको आरएसएस और बीजेपी जैसे बड़े जमात का एजेंट कहता हूं कांग्रेस के अंदर, जी स्लीपर सेल कहता हूं जी। उनको नूरा कुश्ती में धनखड़ साहब बोलने नहीं देते थे, आपने देखा ही होगा, उनके ऊपर ऐसे नूरा कुश्ती में चढ़ाई करके रखते थे।
सडनली क्या हो गया कि उनको रात को ख्वाब आया कि मुझे ये जज के बारे में बोलना है जी। वो राज्यसभा में जंप लगा के पहुंचे और उन्होंने जो है जज के बारे में अब सवाल उठा दिया, ये जुडिशरी जो है इसका कुछ करना पड़ेगा। धनखड़ साहब ने क्या जवाब दिया वो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक तो आपने वो मूव कर रखी है, क्या नाम इसकी, इम्पीचमेंट मूवमेंट मोशन, एक यादव साहब है जज साहब, उनके खिलाफ हाँ, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में गए थे उन्होंने, हाँ, तो उसमें एक व्यक्ति के जो साइन है 55 में से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो सिग्नेचर हैं वो नकली हैं, क्योंकि 2 बार हुए में और उस व्यक्ति से हमने पता किया तो उसने कहा कि मेरे सिग्नेचर ही नहीं, ये फोर्जरी। और इसको धनखड़ साहब ने बड़ा दिल करके पहली बार, जाओ हम तुम्हें माफ करते हैं। इस बात पे आ जाओ तुम मुद्दे पे। जो राहुल गांधी जी को इतनी सी, मतलब एक ऐसा केस है उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, वो राहुल गांधी जी की लीगल टीम को सैल्यूट ही कर सकते हैं हम सब लोग कि उसी में उनका काम करवा दिया। रातों रात, क्या घंटों में उनकी सदस्यता छिन गई और घर भी छीन लिया बिजली की गति से। और ये इतना बड़ा फ्रॉड एक तरीके से हो गया, फोर्जरी बता के कह रहे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जाओ आप, कोई दिक्कत ही नहीं, जाओ इधर तुमको माफ। ये कोलिजियम सिस्टम बहुत बुरा है। हाँ। जयराम रमेश जी, आपने क्या बात कर दी, ये कोलिजियम सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, इस पे गहन चर्चा होगी। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या खेल हो रहा है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों ने, आपने भी बता दिया होगा और भी इंटरव्यू किए होंगे कि मैं उस रिपोर्ट्स पे नहीं जाना चाहता। एक चीज ये हो रही है, मैं क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं आपको। पुलिस को सबसे पहले फोन किया गया जी। खन्ना साहब को मैं इस बात के लिए कांग्रेचुलेट कर रहा हूं बार बार के उन्होंने जो चंद्रचूड़ साहब ने जो अच्छे कार्य किए थे ना, उसमें से जो देश का बेड़ा गर्क करने के लिए जो अच्छे कार्य किए थे उसको धोने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, कई उठाए हैं, लेकिन उनकी जो लिगेसी है ना, देश की जुडिशरी को करप्ट और बेईमान बताने की लिगेसी जो चंद्रचूड़ साहब की जो बनाने की कोशिश कर गए हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करने की खन्ना साहब कोशिश कर रहे हैं, एंड वी मस्ट स्टैंड बाय हिम फॉर दैट। तो उसकी वजह से मुझे क्या पता लगा है कि सबसे पहले 14 तारीख को रात को ये लेट नाइट इंसिडेंट हुआ जी। अगले दिन इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है, अगले दिन करीब 4:50 पे हमारे दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब हैं अरोड़ा साहब, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगले दिन, मतलब करीब 12 घंटे और 4 घंटे 16 घंटे बाद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को फोन करके ये बताते हैं कि ये घटना या दुर्घटना हो गई। ठीक है, अब प्रोटोकॉल के हिसाब से आप समझ लीजिए कि अगर उसमें ये पता लगती है बात के 11:43 पे एक पीसीआर कॉल के बाद पुलिस भी पहुंची और अग्निशमन जो टीम भी पहुंची। ठीक, और ये बात जब गांधी जी के बारे में बात आई तो उसी समय आई होगी, अगर वो जो नोट जलते हुए हैं वो उसी घर के हैं, तो गांधी जी की बात 11:45 नहीं तो 11:55 तक तो आई गई होगी, 12 बजे तक तो आई गई होगी। 12 बजे वीडियोग्राफी समेत डीसीपी साहब तक पहुंच गई होगी एसएचओ साहब के माध्यम से। उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अगर डीसीपी साहब कोई मुस्तैद डीसीपी साहब होंगे तो कमिश्नर साहब को पहुंच गई होगी। और उसके 3 मिनट के अंदर अगर मैं प्रोटोकॉल से चलूं, 3 या 2 मिनट के अंदर अंदर जॉइंट सेक्रेटरी जो एमएचए में बैठे हैं, जो दिल्ली पुलिस हैंडल करते हैं, उन तक, और उसके 3-4 मिनट बाद तक होम सेक्रेटरी, और उसके बाद हमारे परम आदरणीय प्रातः वंदनीय और क्या क्या वो हैं ही हमारे आपके राज्य से ही हमारे होम मिनिस्टर साहब आते हैं, गृह मंत्री, उन तक पहुंच गई होगी 12:10 या 15 मिनट तक 15 तारीख की रात, 14 और 15 की रात की। अब इसके बाद जो बात मजेदारी वाली बात है, ये समझने की बात है, अब जो भी हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, अब वो क्या अमित शाह जी के डायरेक्शन के बगैर हो सकता है? एक पत्ता संभव ही नहीं है। एक जज साहब के जो कि चंद्रचूड़ साहब के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, मैं उन्हें उसके बावजूद भी ईमानदार मानता हूं। कैसे वो उनके नजदीकी है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब उनकी अपॉइंटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई तब चीफ जस्टिस इलाहाबाद में चंद्रचूड़ साहब थे, और जब
उनकी ट्रांसफर दिल्ली हुई वर्मा साहब की, तो J2 हमारे परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब थे, और ये एक बात है, तो उस चीज में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इतना बड़ा मामला हमारे परम आदरणीय चाणक्य साहब के, अमित शाह जी के हाथ में आ गया हो, और वो उसका कोई भी लाभ नहीं कहूंगा, कोई भी उसका कोई समाधान ना करे अच्छा वाला, ये हो ही नहीं सकता जी, हो नहीं सकता। तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया या नहीं किया, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा। हम क्या ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अमित शाह जी के इशारे पे ही सब काम हो रहा होगा। तो देखिए, मैं पुलिस तो एक ने चीज मैं सर एक बात कहूं, मैं अपने मन की बात थोड़ी कर देता हूं। हम जितना जानते हैं ये इनके काम करने के तरीकों को, ये अगर ना चाहते तो ये मामला कहीं छप भी नहीं सकता था, कहीं पता भी नहीं चल सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। अगर अमित शाह साहब की या मोदी साहब की मर्जी ना होती तो इतना तो बड़ा विनीत मामला जैन साहब, बना हुआ है, वो हो ही नहीं सकता था। सिंपल सी बात है। विनीत जैन साहब, परम जी। आदरणीय विनीत जैन साहब हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो छोटा मोटा कोई काम करते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अब सर वो तो बड़े बड़े आदमी, छोटा मोटा काम तो क्या करेंगे वो, जो भी बड़ा ही करते काम हैं वो करेंगे। शायद उनकी एक आध बात कोई धनंजय महापात्रा साहब सुन लेते होंगे कभी कभी, हाँ, ये हो सकता है शायद, तो ये वरना तो मुमकिन है। एडिटोरियल फ्रीडम है वहां पे। टाइम्स ऑफ इंडिया एक पेपर है जहां पूरी हाँ एडिटोरियल फ्रीडम है, विद नेम ऑफ द जज छापने की भी। जी। तो मैं आपको क्रोनोलॉजी से समझा रहा हूं। तो अब ये क्या काम हुआ लगता है कि भाई साहब ऐसा है कि आप चिंता ही ना करो ना, पुलिस ने और दूसरे लोगों ने, और इसीलिए CDR बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, महत्वपूर्ण। वहां पहुंच के जो भी था सफाई कराई, लेकिन लीक भी कराई। चोर से क्या चोरी कर, और शाह से क्या तेरा घर लुट रहा है, और एक मामले में अपनी टांग अड़ा दी कि मैं ही हूं, अब बिल्लियों के तराजू को हाथ में ये बंदर लेके बैठेंगे। ये हो गया काम, अब आ गए हम कंफर्टेबल पोजीशन में। ये है बुनियादी बात। जी। इसीलिए पूरा देश इस बात को कह रहा है, और जस्टिस वर्मा का क्वाइट लॉजिकल बात है, और यही उनके खिलाफ भी जा रही है बात, के वहां पे एकदम साफ सफाई कैसे हो गई। और जस्टिस वर्मा की तरफ से जो डिफेंस आया वो ये कह रहे हैं कि कोई चीज मिली नहीं। मुझे तो 17 तारीख को पहली बार 8:30 बजे सॉरी, जब चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे पहली बार पता लगी इस बारे में कि कुछ हैंकी पैंकी भी है, वरना तो एक छोटा मोटा आग जलने का मामला था जो कि रिपोर्ट हुआ और मामला खत्म हो गया 14 तारीख और 15 तारीख की रात के बीच। तो यहां से खेल शुरू हुआ, और उसके बाद अब जब ये बात हो ही गई है तो बहुत सारे लोग, तो मैं इसे अपना फर्ज समझता हूं कि मेरा ये फर्ज है कि अब जो ये इस चीज को, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, NJAC का जो प्रोसेस है, वो इस केस की बुनियाद पे बिल्कुल नहीं तय होना चाहिए। इन दोनों को अलग अलग रख के बात होनी चाहिए। ये मेरा अब ध्येय और मोटिव ये बन चुका है। अगरचे कोई भी व्यक्ति, अगर मोदी जी की कैबिनेट में कोई मिनिस्टर जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, या उसके घर में एक कमरे में से या उसके आउट हाउस में नोट मिलते हैं बड़ी मात्रा में, वो स्थिति आ जाती है, हम हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं, तो क्या मोदी जी और देश की पार्लियामेंट चुनने का तरीका चेंज होगा, या उस व्यक्ति के खिलाफ गुण दोष के आधार पर एक्शन होगा, और देश की पार्लियामेंट चुनने का, प्रधानमंत्री चुनने का वही रहेगा तरीका? सवाल ये है सीधी सी बुनियादी बात है बात। सर, जिसके खिलाफ ये अगर कुछ इस तरह का पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पूरी पार्लियामेंट को चुनने का तरीका कैसे बदला जा सकता है? वही बात आगे कोलेजियम को होती है, वही बात कोलेजियम ज्यादा को लागू होती ज्यादा से जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अब मोदी जी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी है, है। अडानी बहुत जी की ज्यादा। तरह, अंबानी जी की तरह, और यूसुफ लुलू साहब की तरह बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है, तो वो कहेंगे अच्छा, नहीं ये भाई। आपको आपको ये पता है, यूसुफ लुलू साहब की आपने बात की तो मैं बीच में, मैं माफ करना, मैं जी, गुस्ताखी कर रहा हूँ। लुलू साहब आ गए हमारे गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में अभी कुछ अरे दिन सर, पहले। मैं कोई भी बात, किसी का भी नाम वैसे ही लेता हूं। अभी मेरे खिलाफ इतने सारे डिफेमेशन के केस हो सकते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं नहीं तो जो होते क्यों? घटना घटी वो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सर, मुझे तो कि मैं हमारे आज हमारे अक्षरधाम के मंदिर में आए और बैठ के सत्संग करके गए, और इस्लाम के बारे में भी बहुत कुछ बता के गए। हमारे ये जो
BAPS वाले जो मुखिया हैं उनके साथ बैठ के स्वामीनारायण ये संप्रदाय। ये बड़ी समस्या है। जो जिस चीज का एक्सपर्ट है ना, उसे छोड़ के दूसरी बातें भी बताने लगता है। वो माल के एक्सपर्ट हैं, पैसा, उनको वो बताना चाहिए था। अब वो बताएंगे नहीं अपना रियल। मैं आपको ज्ञान देने लगूं पत्रकारिता का, तो मैं आपके साथ धोखा करूंगा। अगर वकालत का ज्ञान दूं तब तो अच्छी बात होगी, मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। यूसुफ लुलू साहब पैसा कैसे इकट्ठा करना है, सही या गलत तरीके से, वो ज्ञान दे तो वो तो उनकी ईमानदारी का काम होगा। मैं इनका तीनों का एक लाइन में नाम लेता हूं तो उसकी कोई वजह है। कोई केस करे तो वो वजह सामने आ जाएगी। तो अब बात यह है कि इतने ईमानदार लोग हैं ये सब, तो मोदी जी अगर उतने ही ईमानदार हो जाएं, और वो हैं ही इनसे भी ज्यादा ईमानदार, तब वो कहेंगे कि भाई मेरे जो कैबिनेट में एक एक मंत्री है, मैं उसका सबका नार्को टेस्ट कराऊंगा, लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कराऊंगा, सबकी CDR मंगाऊंगा, सबका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डिटेल्स हैं वो मंगाऊंगा, और मैं पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा। यही कहेंगे ना मोदी जी जैसे ईमानदार व्यक्ति भी, ताकि बिल्कुल सबका, मेरा पता है कि एक आदमी गलत था सिर्फ, बाकी सब तो दूध के दुल्हे हैं, मैं ये साबित करूंगा मोदी जी सब ऐसा व्यक्ति करता। यही होना चाहिए ना। ये तो नहीं कहते मोदी जी जैसे ईमानदार व्यक्ति के आज से पार्लियामेंट में इलेक्शन नहीं होगी, अब मैं ही नॉमिनेट करूंगा पार्लियामेंट में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं, तो जो कोलिजन सिस्टम पे हमला है ना, वो वैसा ही है। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े हरीश साल्वे साहब और मुकुल रोहतगी साहब और बहुत सारे और साहब और बहुत सारे हमारे भटकाए गए लोग साहब, जो वो ये कह रहे हैं कि ये कोलिजन सिस्टम को खत्म कर दो और अब NJAC के माध्यम से जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ये बाकी मुद्दे सब साइड में करो, और हम लोग सब बेवकूफ है बैठ के देखेंगे। तो अब आप ये देखिए कि मैं कोलिजन सिस्टम के मैं भी खिलाफ हूं जानी साहब, क्यों, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रही है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, ना उसमें रिप्रेजेंटेशन है वीकर सेक्शंस की, ना ही कोई ट्रांसपेरेंट तरीका है कि ये बेटर जज अपॉइंट हो रहा है। लेकिन हमारे पास चॉइस जो है अभी दो हैं। एक ऑप्शन है कि हमारे 3 सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो जज को अपॉइंट करें, अच्छा करें बुरा करें। एक और ऑप्शन है जिसको हमारे सभी ये लोग आदरणीय लोग जिस तरफ ले जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में डिबेट करके, जयराम रमेश समेत सब, वो ये तरीका है कि मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, और बहुत ही ज्यादा कोई ईमानदारी का एकदम कोई कई बार वो आ जाता है ना, दौरा तो नहीं कहूंगा मैं, कोई एक वो आ जाता है कि भाई आज हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अब संविधान से ही काम करना है, तो अमित शाह जी, मोदी जी और राहुल गांधी जी को ले लिया जाएगा और वो जज अपॉइंट करेंगे फिर। तो इन दोनों में से आप कौन सा तरीका चुनेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए। देश के सामने यही दो ऑप्शन है। नहीं, वो जजेस मिलके जजेस को अपॉइंट करे, वो बेहतर है, लेसर इविल है, लेसर इविल है। और उसके बाद मोदी जी का तो उनके ऊपर फिर भी हाथ रहता है ना, मोदी जी का तो टांग और हाथ सब भी रहता है कि वो किसी की सीनियरिटी खराब कर देंगे, उस पर मतलब फाइल साइन नहीं करवा के गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं करेगी, किसी को वापस कर देंगे, ये तो उनके पास फिर भी वीटो पावर है ना। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये कि BCCI, फिर तो ऐसा होगा BCCI चलाएंगे जय शाह साहब जैसे लोग, जिनको क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, मुझे पता लगा है कि जय शाह से टिप्स लेने जाते हैं, और ये विराट कोहली तो बिल्कुल जाते हैं। जैसे अच्छा। हमारे देश के जितने भी फाइटर पायलट, मुझे कोई कह रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने कहा जरूर मुझसे कि जैसे मोदी जी से हमारे सारे फाइटर पायलट जो है क्लाउड्स के पीछे से कैसे जहाज ले जाना है सीखने जाते हैं ना, मोदी जी टाइम निकाल के सिखाते हैं उन्हें, वैसे ही विराट कोहली साहब और दूसरे जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो जो फाइनल एस्पेक्ट्स है ना गेम के, वो जय शाह साहब से सीखने जाते हैं। हो सकता है सर, ये हो सकता है, कुछ भी मुझे किसी ने बोला, मुझे हालांकि यकीन नहीं आ रहा है, एक आध बार मैंने किसी वीडियो में। सर आजकल अब हमको कोई भी चीज ऐसी आए जो चौंकाने वाली हो, चौंकना नहीं चाहिए सर। तो विराट, मैंने उनको देखा भी है ना, विराट कोहली साहब कुछ भी नहीं है, जो मैंने उनको एक बार बैटिंग करते देखा है ना सूट पहन के, और एक क्या बात है, विराट कोहली का कोई शॉट उनके मुकाबले पे 0 है। बिल्कुल सही बात। तो उसी प्रकार से अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में जो मोदी जी की चॉइस है, अंबानी जी के सुपुत्र हैं जो वंतारा, तो वो कितने बड़े वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, तो वैसे जजेस बनेंगे फिर। बिल्कुल। तो अब आप लोग बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है, और इसके लिए दो, अगर देश की जनता सड़क पे आएगी अगर ये काम हुआ तो,
चाहे जयराम रमेश जी कोशिश कर रहे हैं, कोई भी। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर रह के प्रदर्शन करेंगे, हम डिफेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि ये कोलिजियम सिस्टम हटना चाहिए, लेकिन जजेस के हाथ में अपॉइंटमेंट रहनी चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट, या उसमें पॉलिटिशियंस भी आ जाएं, ट्रांसपेरेंटली एग्जामिनेशन हो। और फिर वही बात मैं बोल रहा हूं आपको, एंड टू एंड इंटरव्यू का भी वीडियोग्राफी हो सबकी, और वो पब्लिक डोमेन में डाली जाए। बिल्कुल। और उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाने वाली कौन सी बात है और क्यों? कोई छाती थोड़ी नाप के 56 इंच इस देश में सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सी चीज बड़ी खटकती है, वो ये है कि ये देश बना इस देश के लोगों से, हमारे आप जैसे 140 करोड़ लोगों से देश बना हुआ है। और मजे की बात यह है कि हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है, हम लोग कहीं स्टेक होल्डर है ही नहीं, ना वो चुनावी प्रक्रिया में है, ना यहाँ है, ना वहां है, ना कहीं नहीं है। और अब जब डिग्री मांगने कोई जाएगा तो वो अजनबी है। हाँ, वैसे मेरा परिवार है धोखा देने के लिए। हाँ, और डिग्री मांग ले कोई तो फिर वो अजनबी है। हाँ, ये कौन सा ज्ञान है जो आ रहा है बार बार? हाँ, पूरे वसुधैव कुटुंबकम है सर, पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। और ये तो परिवार ही है, देश के 140 करोड़ का मेरा परिवार है। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, और सर्टिफिकेट डिग्री मांग ले कोई भाई बहन या माता या पुत्री, हाँ, तो नहीं फिर देखेंगे, अजनबी हो तुम। फिर अजनबी हो तुम। एक ही सांस में अजनबी भी और परिवार भी। तो परिवार भी क्या, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही जवाब दे। आप तो क्योंकि गुजरात में बैठे हैं, ज्यादा जानते हैं। क्या परिवार में अजनबी लोग ही होते हैं क्या? क्या कोई जानकार भी होता है? ऐसा भी होता है ना कुछ परिवारों में अजनबी भी हो जाते हैं, परिवार के निकटतम व्यक्ति। तो परिभाषा क्या है? परिवार का मतलब होता है अजनबी? नहीं सर, परिवार तो परिवार ही होता है। अब परिवार तो आप चूज नहीं कर सकते, जहां पैदा हुए वहां आपके आसपास जो भी अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, जो मामा मामी, फूफा फूफी, शादी जो करते हो ना, मौसी, ये जो होते हैं वो होते हैं सर, उसमें तो क्या कर सकते हैं। शादी और वाला सब परिवार, शादी वाला परिवार आप चूज कर सकते हो। शादी वाला परिवार भी होता है। अब जैसे हमारी बीवी है तो अब उनका परिवार जो उनके मायके से, और वो भी अजनबी हमारे तो नहीं है ना? क्या नहीं, सभी बिल्कुल परिवारों में पत्नी अजनबी हो जाती है क्या? नहीं होती सर, वो नहीं होती। अच्छा, ऐसा है। मैं तो सोच रहा था कहीं कुछ विद्वान लोग ऐसा भी करते हो। नहीं सर, फिर मुझे यूं कहना पड़ेगा कि ऐसी निजी बातों के लिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पर हम पब्लिक लाइफ में जरूर रहेंगे। यूं हाथ करके मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह ऐसी तो रहे हो निजी आप। बातें एक पत्रकार और एक सीनियर एडवोकेट नहीं करते। क्यों? यही कहना पड़ेगा, और क्या हम कहेंगे। पब्लिक लाइफ में क्यों हैं फिर? सर वो फिर देखिए, वही तो कह रहा हूँ, चिट भी मेरी, पट भी मेरी। और फ्रॉड तो सारा है ही मेरा। वो आप उसके बारे में तो पूछिए मत। और वो तो राहुल पूछने गांधी वाली के बारे बात में है। बोलेंगे बैंकॉक, सिंगापुर, फलाना, ये वो सब, हाँ, जबकि वो झूठी है सारी बातें। और यहां जो हाँ, पर नजर वो आ रही बोल है वो देते नहीं। हैं। हाँ, ये बिना सबूत के तो सब सच, और जो सामने सामने नजर आ रहा है वो कुछ नहीं, नॉट नोन। नो, एफिडेविट पढ़ लीजिए आप, पता ही नहीं है। जी, पता ही नहीं, बिल्कुल। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री के ईमानदार लोग हैं, तो मैं अपनी बात से भटक जाऊंगा, मैं आगे उस चीज पे आ रहा हूं। तो अब जो है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि ये इंडिविजुअल केस है, ज्यादा से ज्यादा आप नार्को एनालिसिस करके बाकी जजेस की सबकी नार्को एनालिसिस करा लो, लेकिन चुनने का तरीका किसी अलग टाइम पे होगा, जब इस चीज का एटमॉस्फेयर की गर्मी में नहीं होगा। जब चुनने का के बारे में डिस्कशन भी करनी है, तो इस इससे केस कनेक्ट का करके प्रभाव नहीं वहां होगी, पे नहीं होना चाहिए। जी, इससे कनेक्ट करके नहीं होंगी दोनों चीजें। बेवकूफ ना बनाए। अब मैं एक और बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे देश में बहुत सारे महान लोग हैं। मैंने आज एक और भी चैनल पे उसके बारे में नाम लिए हैं। बहुत सारे लोग बातें तो बहुत करते हैं, नाम नहीं लेते हैं। ट्विटर पे, इंटरनेट पे इशारों इशारों में बहुत सारे एक्स सीजीआई का बेटा, फलाना एक पत्रकार का बेटा जो वकील है, एक दूसरे पत्रकार का बड़ा भाई, एक बीजेपी का उत्तर प्रदेश में एमएलए अभी अभी फर्स्ट टाइम जीता हुआ जो ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर रहा है। ये सब बातें लोग कर रहे हैं इंटरनेट पे खूब दबा के। सब विद्वान लोग हैं और सब बहादुर लोग हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी वाली तरफ के भी हैं, मोदी जी और परम आदरणीयों के खिलाफ रखते हैं। नाम कोई ले नहीं रहा। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इजाजत से उनके आप नाम, जरूर सर, यहाँ बिल्कुल कोई बात हम लोग छुपाते नहीं है, खुल के नाम लेते हैं सर। तो जिनके अब ये जो नार्को एनालिसिस टेस्ट, सीडीआर जब निकाले जा रहे हैं ना सब, तो ये सब जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे बिना नाम लिए,
वो जिन लोगों की चल रही हैं, मैं उनका नाम लेके हमारे सबसे ईमानदार देश के जो परम आदरणीय हैं होम मिनिस्टर साहब, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन सब लोगों की, और ये वो नहीं करेंगे, कृपया सीडीआर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मेरा मानना है, हो सकता है कोई कर ही दें, क्या पता, कई बार कोई हमारी बात भी सुन लेगा। इनके इतने बड़े बड़े महान लोग इनके बारे में लिख रहे हैं डायरेक्टली, मैं नाम ले रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी बिल्कुल। तो इन सब लोगों के तो कम से कम सीडीआर निकलवा लिए जाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो डिटेल्स हैं वो निकलवा लिए जाएं, और इनके जो ट्रेवलिंग है, बैंक अकाउंट्स हैं, ट्रांजैक्शन है, वो निकलवा लिए जाएं। जरा बड़ी मेहरबानी होगी, दूध का दूध पानी का पानी करने में पता लग जाएगा ना कि जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो कौन कौन है। काफी सारे लोगों का पता लग जाएगा, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महान लोग कर रहे हैं। तो जो वो एक्स चीफ जस्टिस हैं जिनका गैंग कहा जा रहा है, वो है परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब जी। उनके सुपुत्र जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि लंदन में जी। एक और हैं परम आदरणीय प्रभु चावला जी को आप सब जानते ही हैं। अब उनके हमारे हम सुपुत्र हैं। सबके, हाँ मतलब एक जमाने में सीधी बात करते थे जी जी आज तक। वो सीधी बात जो करते हैं, एक जमाने में नहीं, आज भी सीधी बात करते हैं वो। आपको पता नहीं, मैं देखता नहीं, पहले मैं देखा, पहले मतलब हम जब यंग जर्नलिस्ट थे तो उनको कभी देखा करते थे, तब मैं देखता था। आप अगर सूर्य को देखना बंद कर दे तो सूर्य चमकना बंद नहीं कर देगा। बिल्कुल सर, वो तो चमकता रहेगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हाँ, तो उनके सुपुत्र हैं श्री अंकुर चावला जी, जो भी वकील है, और वो कई साल पहले एक बड़े ही मसालेदार मसले में फंस गए थे, कोई एनसीएलटी की अपॉइंटमेंट और उसके बारे में, तो उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम पहले भी लग चुके हैं। जी ठीक, एक वो है, एक है अभिमन्यु भंडारी साहब। आज वो सुप्रीम कोर्ट में एकदम हर एक व्यक्ति उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, कोलिजियम सिस्टम ने जजेस बनाए और जजेस ने हमारे परम आदरणीय अभिमन्यु भंडारी साहब को सीनियर एडवोकेट बनाया। जी। उनका भी यही माना जाता है कि वो उनके बारे में यही चर्चाएं चल रही हैं कि वो बहुत एक्सपर्ट हैं, मल्टीपल लेवल से, जो देखने में थोड़ा गंदा, मैं काला शब्द का प्रयोग नहीं करता, धन होता है उसको वो एकदम वो चमका देते हैं, चमका देते हैं, लॉन्ड्री में डाल के वो एकदम सुरक्षित और साफ कर देते हैं। अच्छा, तो उनकी एक्सपर्टीज है, इसमें है एक्सपर्टीज। अब तो वो भी लंदन बेस्ड हैं, वो भी हैं। एक गोपाल जैन साहब हैं, वो बड़े भाई हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं हमारे, गोपाल जैन साहब। उनके भी बारे में यही कहा जाता है कि उनकी भी एक्सपर्टीज इस बारे में है। उनके बारे में भी मार्केट में ये बातें चलती हैं कि उनके ऊपर भी ऐसी एलिगेशंस लग चुकी हैं पहले भी। वो हैं हमारे एक और परम आदरणीय हैं श्रीनिवासन जैन साहब जी, बिल्कुल, जो उनके सगे बड़े भाई हैं, वो जो कि एनडीटीवी के साथ बड़े लंबे अरसे तक जो है वो पत्रकारिता करते रहे हैं। वही श्रीनिवास जैन साहब की बात कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली जी, वही एनडीटीवी जो अडानी साहब ने वैसे ही ले लिए खिलौने के तौर पे खेलने के लिए। जी, एक हैं परम आदरणीय राजेश्वर सिंह साहब, जो बीजेपी के एमएलए हैं फर्स्ट टाइम, और वो फॉर्मर ईडीएन जॉइंट डायरेक्टर। ये गैंग बताया जा रहा है परम आदरणीय चंद्रचूड़ साहब का। अब ये सब लोग विद्वान लोग और गैंग, ये जो है ये पैसा यहां से वहां ले जाने में एक्सपर्ट बताया जा रहा है। ये सभी चर्चाएं चल रही हैं। तो मुझे इतना दुख हो रहा है चंद्रचूड़ साहब के ऊपर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं झूठे। मैं ये चाहता हूं कि वो अपना सीडीआर और इंटरनेट प्रोटोकॉल पिछले 6 महीने का नहीं, 6 साल का पब्लिक डोमेन में डाल दे ये सभी लोग। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात सर। ये जो आपने कहा वो तो हम ज्यादातर एक्स पे इस पर बवाल मचा हुआ है, एक्स पर। लेकिन अब सर कृपया ये बता दे, ये सब जो नाम आपने बहुत खुल के लिए हैं, इन नामों का जस्टिस वर्मा के केस से क्या ताल्लुक है? ये इन्हीं नामों के कनेक्शन में ही आ रहा है ना वर्मा साहब। मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था जो इल्जाम लग रहे हैं, और मेरा तो इसमें पर्सनल स्टेक भी ऐसा है कि मेरी बड़ी जगहसाई हो रही है वर्मा साहब की वजह से, और मैं दिली इच्छा है मेरी कि वो इसमें से क्लीन एकदम निकल के आए। मेरी ये इच्छा है, पता नहीं पूरी होगी या नहीं होगी। तो एग्जांपल जस्टिस वर्मा जो हैं चंद्रचूड़ साहब के अपॉइंटेड हैं, उनके परम निकट के व्यक्ति हैं। ये बात इसलिए आ रही है मैदान में जी। तो एलिगेशन जो लग रहे हैं ना उसके बारे में ये भी लग रहा है कि चंद्रचूड़ साहब का पैसा था।
जो वहां पे रखा हुआ था, ये भी आ रहा है। अब इसकी क्लेरिफिकेशन जब भी होगी कि जब एक निष्पक्ष जांच करके उसकी वीडियोग्राफी पब्लिक डोमेन में डाल दी जाए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, चंद्रचूड़ साहब चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है तो उनको भी क्लीन चिट नजर आनी चाहिए दिखते हुए। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे भी उनके बारे में कई बार शक हुआ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया उनके लिए बोलने की कि सुप्रीम कोर्ट के गैलरी में उन्होंने वो लगा दिए शीशे, मतलब सत्यानाश कर दिया सुप्रीम कोर्ट का सारे। वो क्यों कर दिया मुझे समझ में नहीं आया। आप अगर कभी सुप्रीम कोर्ट आए दिल्ली तो आके देख लीजिएगा, इतनी सुंदर बिल्डिंग थी, उसका सत्यानाश कर दिया चंद्रचूड़ साहब ने उसमें शीशे लगा के। तो मैं पागल हो गया हूँ सोच सोच के कि क्यों लगाए थे भाई। और वो टूट भी गए उनमें से बहुत जबरदस्ती। और अब सुप्रीम कोर्ट की जो मेन चीफ साहब की कोर्ट की जो गैलरी है ना, उसमें से निकलना भी भारी है। मतलब इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पे कि किसी दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाला स्टैम्पीड ना हो जाए, ऐसा डर हो जाता है। नहीं, मैं एक ही बार आया हूँ, लेकिन मैं जब, पता नहीं उस दिन मेरी किस्मत होगी, मैं जब था तब वही माहौल था, तो मैंने कहा यार ये सुप्रीम कोर्ट है या ये सब्जी मंडी है या क्या। एक ही बार आया था मैं, एक तो उसके इतनी बाद भीड़ मैं, होती है वहां पे, अगर आप पिछले 2 साल या 1 साल के अंदर आए होंगे तो वो बाहर की जो गैलरी है ना, उसमें पिलर्स में शीशे लगा दिए, मतलब सर सर फोड़ लिया हमने। तो वो मैंने देखा था अभी पिछले कुछ, मतलब अभी 6 महीने शायद हुए मैं आया था, तो मैंने देखा था, और मैंने कहा एसी ये लगा के ये बता रहे हैं कि बड़ा इसमें मैंने अच्छा काम कर दिया, मतलब क्या बात है। जी। खैर तो अब शक वहां से होता वो, था, लेकिन अब ये मैं चाहता हूं कि एकदम इनको चंद्रचूड़ साहब को क्लीन चिट मिल जाए, इनके ऊपर सारे सर एक इल्जाम चीज धुल मुझे जाए। समझ में नहीं आती प्रथा साहब, एक चीज तो, अब चंद्रचूड़ साहब ने वैसे मतलब बहुत सारी जो है वो अ, टीका टिप्पणी क्रिटिसिज्म तो सहन किया है ना, उनके बहुत सारे फैसलों को लेकर जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रो गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट को फायदा या तो राहत पहुंचाने वाले थे। उसके बाद फिर उनकी तरफ इस तरह से तीर निशाना साधना अगर साधा जा रहा है, तो ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। आप गुजरात में बैठ के ऐसी बात पूछ रहे हो तो मुझे बड़ा हैरानी हो रही है। मैं थोड़ा भोला हूं मैं सर, मैं अच्छा, इतना बोले वो नहीं हूँ, मैं भोला हूँ आप थोड़ा। तो हिरेन पांड्या जी को जानते हैं ना। जी, उन्होंने बड़ी तो अच्छी तरह से। उंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना, 2 लोगों को या 1 लोग को तो कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक को कह सकते एक हैं को, जी। बाकी तो किसी गिनती में नहीं था ना दूसरा तो। नहीं नहीं नहीं, वो तो हाँ, हाँ। छोटू तो किसी गिनती में नहीं थे ना हिरेन पांड्या जी के सामने। नहीं नहीं नहीं, अरे हरेन पंड्या का कद अपने आप में इतना बड़ा था। मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना, क्या हुआ। जी एक कहावत है अंग्रेजी में, यूज एंड थ्रो, जिसकी जब जी। तक रिक्वायरमेंट है ना, बड़े लोग जो सच में बड़े होते हैं, महान होते हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल होते हैं, नहीं, मैंने कहा जो, गोगोई साहब को तो राज्यसभा का टिकट मिल गया था, उनकी तो अरे उनके मतलब, पास वो, उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा या किस प्रकार से क्या किया होगा, वो वही जाने। क्या जी उन्होंने ये, या किस्मत भी कई बार जोर मार जाती है, या कोई प्रयोग होगा उनका या ना प्रयोग होगा, मतलब। लेकिन 1 सेकंड ज्यादा जरूरत के बाद उसको रखना देशद्रोह होता है किसी भी व्यक्ति को। ये बहुत लोगों को बाद में समझ में आती है बात। एक आपके हमारे और परम आदरणीय है संजय जी जोशी, जी बिल्कुल। है कि नहीं है, और गिनवाऊं मैं। हमारे अडवाणी साहब हैं, वाजपेयी जी ने कान पकड़ के निकालने की तैयारी कर ली थी, जान पे खेल के मुझे बचाया ना। मुझे मुझे आप जब ये अभी अभी अचानक से ये कहा, तो मुझे कुछ, जहाँ मैं कहीं कुछ घटनाओं का विटनेस रहा हूँ, वो सब दृश्य याद आ गए, तो ऐसे ही ये मुझे आप मुझसे हंसी 100 आ गई। गुना ज्यादा जानते हो, मैं तो इसके बारे में इतना जानकार नहीं हूँ। मैं तो जो छोटी बहुत छन के यहाँ तक आई हैं बातें उनका जानकार हूँ, वो भी क्योंकि मैं अहमद पटेल साहब को बहुत क्लोजली फॉलो करता था, उनसे मेरी काफी इंटरेक्शन थी, इसलिए मुझे खबरें पता लगती रहती थी। तो अब और आपके अहमद सवाल का भाई, जवाब मिल गया। हाँ अब मिल गया मुझे सर, अब मिल गया, अब और कुछ क्लैरिफिकेशन है तो बता देता हूँ मैं आपको। नहीं ये काफी है मेरे ख्याल से, दर्शकों के अब लिए अब भी अब काफी। अब अब अगर कोई प्रयोग है तो अपने घर का मुखिया बना के आरती कराना काम आएगा। अगर प्रयोग नहीं है तो हम एकदम ग्रोक हैं, जो है वही नजर आएगा सामने, ग्रोक है ये। अब आपको हाँ, अपनी नेटिविटी बतानी पड़ेगी। अगर आपका प्रयोग इसमें है कि संजय जोशी जी, हिरेन पांड्या जी की तरह का प्रयोग है आपका, तो वही होगा।
ये भी है। यहाँ निष्पक्षता की अंतिम प्रकाष्ठा है, निष्पक्ष है हम सबके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात सर। मेरे ख्याल से आप दर्शक कहीं कहीं दूसरी दुनिया में रहते हैं आप, सर जहाँ मैं लोग ही चाहे अच्छे में हो या बुरे हों, गैंगस्टर्स भी हों तो एक दूसरे का एहसान नहीं भूलते हैं। ये आप किसी और या अच्छे लोग तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, लेकिन देश की खातिर तो अपने भाई को भी, संजय जोशी जी को भी और हिरण पांड्या जी को भी कुर्बान करना जरूरी होता है देश की खातिर। वो लक्ष्य बड़ा है सर, लक्ष्य 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 बड़ा जो है, है वो बड़ा लक्ष्य 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 बड़ा होता है। उद्देश्य महान होता है उसमें, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। इन सब बस चीजों में आप देखिए। कोई भी हित सर्वोपरि है, राष्ट्र हो या हाँ, नॉन बायोलॉजिकल हो, कोई भी हो। हाँ, हाँ, मतलब ये अच्छा है ना, कहने के लिए अच्छा लगता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। उसके हिसाब से फिर जो करना है कीजिए, तो फिर कीजिए, अच्छी बात ठीक है, ये भी ठीक है आपकी बात। यही होता है। तो ये सर चलिए, बहुत बहुत आपने बहुत सारी बातें बता दी आज दर्शकों को। उम्मीद करता हूँ कि अब इससे ज्यादा खुल के तो हमारे मेहता साहब और क्या बताएंगे, तो बता दिया उन्होंने। हमने भी जो पूछना था वो पूछ लिया। अब दर्शकों के ऊपर है कि आप तो इसकी देखिए। इन्वेस्टिगेशन करें, ग्रोक से करें या किसी और चीज से करें, और हमारी बात पे भरोसा ना करें। अपने कान नाक आंख खोलें, लॉजिकली दिमाग की सोचें। खिड़कियां हमारा खोलिए। उद्देश्य यही है कि आम बिल्कुल, जनता, आपके जो दर्शक हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी जो भी है, जो थोड़ी बहुत हमारी क्रेडिबिलिटी है, उसको मान के अपने चक्षु खोलें। किसी पे भी आंखें बंद करके भरोसा ना करें। जो नजर आता है उसके पीछे भी देखना सीखें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। बस वही है, वही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ खिड़की दरवाजे बंद मत रखिए, इसको खोल के रखिए, है ना? तो खबर पड़ेगी, मतलब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। कोई भी कुछ भी कह दे, हम भी कह दे, तो इसको चेक कीजिए कि तो हम जो कह रहे हैं चेक सही है कि कीजिए, तोलिए बिल्कुल, उसको, टेस्ट स्टोन पे, कसौटी पे कसिए उसे कि भाई बिल्कुल। लॉजिकल बात है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं किसी इंटरेस्ट से। एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मैं, क्योंकि ये सब बातें कहता हूं, तो मैं ये ऑफर परमानेंटली रखता हूं कि मेरा लाई डिटेक्टिंग टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट कभी भी कोई भी करा ले, मैं पब्लिकली कराने को तैयार हूं, इन सवालों के साथ कि मेरा उद्देश्य किसी की हिट जॉब करना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि देश हमारा ईमानदारी और सच्चाई से चले। मैंने किसी से सुपारी लेके कोई भी बात नहीं कही है। इस बात के मैं वो नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूं। चंद्रचूड़ साहब को भी यही करा लेना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनर बना के, जी ये क्वेश्चन है, मेरे से पूछ लो आप लाइव। बिल्कुल सही बात है सर, एग्रीड एग्रीड। हर किसी, मतलब इतना बड़ा आदमी मतलब, और मैं तो कहता हूँ छोटा हो या बड़ा, हर एक की अपनी एक इज्जत तो होती है, साख होती है। अगर उस पर कोई दाग लगने की गुंजाइश होती है, तो उसको फिर डट के सामना करना चाहिए, और उसके लिए जिस कसौटी से पार होना हो, होना चाहिए। अगर सीता माता जी जो है अग्नि परीक्षा दे सकती है, तो हम तो कुछ है ही नहीं, तो देनी करना चाहिए। पड़ेगी ही, सबको देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपने एक फिर शुक्रिया। आपसे आगे बात करनी, वो ईवीएम को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या हो रहा है, उसमें फिर अलग से एक बात करनी है। अलग उसमें से हम कर कहा, लीजिएगा, वो भी हम बिहार में उसके लिए भी आंदोलन शुरू करने वाले हैं, तो वो कर लीजिएगा। हाँ, तो वो थोड़ा अलग से कर लेंगे हम लोग, है ना? जी। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग थैंक यू। सो फ्रैंक, बोल्ड एंड वेरी पर्पसफुल। अच्छा, आखिरी बात आपने जब याद दिला दी तो मैं भूल गया कहना, इन सब जी, बीमारियों का हल पेपर बैलेट से चुनाव होना है, वरना ये बस चीजें ये, बढ़ती रहेंगी। वरना दुनिया में कोई ताकत रोक नहीं सकती इनकी सारी जो भी गतिविधियां चल रही हैं। ये मशीनों के बिल्कुल, पीएम हैं, मशीनों के सीएम हैं, मशीनों के होम मिनिस्टर हैं, मशीनों के ही चाणक्य हैं। पेपर बिल्कुल। बैलेट से ये भारत की जनता से नहीं जीत सकते। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर, थैंक यू। तो दोस्तों, राजा साहब थे, उनका जो कहना है उसको मैं समराइज कर दूं, ब्रीफ में बता दूं आपको। वो कह रहे हैं कि ये जो आग लगी और उसके बाद की जो घटना है, उसमें कैसे भी करके उनका ये निरीक्षण है कि एक तरह की हीट जॉब है। हीट जॉब है मतलब कि जस्टिस वर्मा अब ईमानदार है नहीं है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस मामले को उछाल के कॉलेजियम सिस्टम पर सवालिया निशान बहुत बड़ा खड़ा करके, उस सिस्टम को दूर करके, प्रधानमंत्री और सरकार जो है वो अपने हाथ में उस सत्ता को चाहती है जिसके जरिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त कर सके, जो अब तक नहीं कर पा रहे। प्राचा साहब का कहना है कि ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़ा किया जाए।
और अगर वो सवाल खड़ा करके अगर देख लिया जाए कि क्या माहौल बनता है, क्या इसमें कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि छीन ली जाए सत्ता। कुल मिला के उस तरफ का ये प्रयास राजा साहब को लगता है, और राजा साहब का मानना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से एक्स पर जो सबकी बातें चल रही हैं जस्टिस वर्मा के कनेक्शन की, तो वो सब कनेक्शन की जो सिर्फ नाम लिए बगैर की बातें, वो राजा साहब ने उन सबके नाम ले लिए कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। तो कुल मिला के राजा साहब कहते हैं कि ये एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके सरकार जजेस की नियुक्ति अपने हाथ में लेने की एक तरह की कोशिश है, और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के, कांग्रेस के जयराम रमेश जो है वो भी शामिल है, और बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम आप सब ने सुना। अब इस बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, ये आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और ये चैनल है भाई, ये आप ही का है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।